नमस्कार दोस्तों, फटाफट इंडिया न्यूज़ में मैं मनोज हिसार आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो है श्रीलंका। श्रीलंका की हालत हो गई है दिवालिया होने की, कर्जे के अंदर डूबा हुआ है। किन किन वजह से कर्जे में डूबा है उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले दोस्तों, पहली बार अगर चैनल का वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी नई नई बिजनेस अपडेट, सरकारी योजनाएँ हैं, खबरें हैं, वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो जो श्रीलंका है उसका खजाना जो है टोटली खाली हो चुका है और कर्जे के अंदर अभी बुरी तरह से जो है डूबा हुआ है। इसके कारण क्या क्या रहे हैं, सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि श्रीलंका में जो राजपक्षे फैमिली है उनका राज चलता है। राजपक्षे फैमिली का ही प्रधानमंत्री है, अपने कज़न ब्रदर को राष्ट्रपति बना रखा है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक राजशाही की तरह चलती है वहाँ पे। जबकि कहने को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो होते हैं वो एक जनता के चुने हुए होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो मेन कारण रहा है, पहला जो कारण रहा है वो है पर्यटन। आपको पता है पिछले 2-3 साल से पर्यटन की लगी पड़ी है, सभी देशों में लगी पड़ी है। तो इसकी वजह से जो श्रीलंका है वहाँ पे 2 लाख लोग ऐसे थे जिनको टूरिज़्म से रोज़गार मिला हुआ था। टूरिस्ट आते थे, उनकी वजह से रोज़गार मिला हुआ था, तो वो चले गए बेरोज़गारी में। बेरोज़गारी में जाने का मतलब कि उनका रोज़गार ख़त्म हो गया और उनके पास अब पैसा नहीं है। दूसरी गलती जो सबसे बड़ी की, किसान है। किसान किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं। हालांकि हमारी साइड के जो देश हैं, बहुत सारे देश हैं जिनको किसानों से कुछ नहीं लेना देना, जैसे सऊदी अरब साइड के हो गए, जो तेल उत्पादन वाले कंट्री है, उनका देश चलता है तेल से। लेकिन हमारी साइड के जो देश हैं, चाहे भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, ये बांग्लादेश हो गया, इनकी जो रीढ़ है वो है कृषि। तो कृषि से चलते हैं। मलेशिया हो गया, काफ़ी सारे देश हैं जो कृषि से ही जिनकी इकोनॉमी डिपेंड करती है। तो उन्होंने क्या किया, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे, उन्होंने क्या किया, किसानों की जो नॉर्मल फसल होती है उनको बोला कि आप लोग उर्वरक इस्तेमाल मत करो और सारी जो फसल है उसको ऑर्गेनिक उगाओ। क्योंकि आजकल आपको पता है ऑर्गेनिक खेती की डिमांड बढ़ी हुई है, लेकिन वहाँ पे हो गया उल्टा। और उन्होंने जैसे ऑर्गेनिक के लिए बोला तो वहाँ पे किसानों की फसल हुई बिल्कुल थोड़ी। जाहिर सी बात है, जब पहली बार करेंगे तो फसल डाउन आएगी। 3-4 साल लगते हैं नॉर्मल उर्वरकों को डाल के और फसल को नॉर्मल करने के लिए। लेकिन वहाँ पे जब फसल कम हुई तो दूसरी बात, वहाँ पे खाने के पड़ गए लाले। पहले ही वो खाने के लिए इंपोर्ट करते थे और अब तो उनको और ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा। जो सरकार के पास पैसा इतना नहीं था कि उर्वरकों की सब्सिडी दे सके। उर्वरक जो खेतों के अंदर डाले जाते हैं, यूरिया वगैरह जो भी है, जिस तरह से भारत में सरकार हम यूरिया के कट्टे खरीदते हैं तो उसके ऊपर सरकार सब्सिडी देती है, इसी तरह वहाँ पे भी जो उर्वरक होते हैं उसके अंदर सरकार सब्सिडी देती है, उसके बाद किसानों को मिलता है। तो वो चीज़ नुकसान वाली हुई। अभी उनके पास में खाने के लिए लोगों की हालत ऐसी हो गई है कि दुकान के ऊपर 100-100 ग्राम सब्जियां पैक करके रखी हुई है और 100-100 ग्राम जो इस तरह की चीज़ें हैं वो पैक करके रखी हुई है, जिसकी वजह से दालें हैं, दालें लोग 100-100 ग्राम, यहाँ कौन खरीदता है 100 ग्राम दाल। जब लोगों के पास पैसे ही नहीं है तो 100 ग्राम ही खरीदेंगे और क्या करेंगे, वो रेट इतने हाई फाई जा चुके हैं। तो जो आम आदमी है उसकी हालत हो गई है ख़राब। और जो सरकार है, अगर सरकार की बात करें तो उसके ऊपर तो श्रीलंका की तो आदत है कर्जा लेना, उसके बाद में अपना देश गिरवी रख देना। तो मेन जैसे आपने सुना था अभी हम्बनटोटा पोर्ट वाला 2-3 साल पहले मैटर हुआ। श्रीलंका के पास पैसे नहीं थे, पहले तो कर्जा लेके बैठ के खुद का जुगाड़ देखते नहीं है, उसके बाद में पैसा आने दो, ये नहीं सोचते कि हम इसको चुकाएंगे कैसे। हम्बनटोटा पोर्ट है, इसकी 15,000 एकड़ ज़मीन उन्होंने चीन को लीज पे दी और वो भी 100 सालों के लिए। तो 100 सालों के लिए वो भारत के लिए तो सामरिक दृष्टि से जो है नुकसान हो गया ना उसका। भारत के ऊपर तो जब भी कोई चाइना के साथ लड़ाई होगी तो वो उस चीज़ में हमारे खिलाफ जाती है वो चीज़। तो ये काफ़ी हमारे लिए भी नुकसानदायक रहा। और चीन को, जो श्रीलंका है, उनको लगा कि वो चीन के साथ में दोस्ती बढ़ा रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। चीन की सीधी सादी पॉलिसी है, भाई पैसा दो गरीबों को और उनकी ज़मीनें हड़पो या उनकी ज़मीनें लीज पे लो, जहाँ पे उनको बेनिफिट दिखेगा वहीं पैसा देंगे वो। तो ये एक मेन रीज़न रहा है। आयात के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। पैसों की बात करें, कितने पैसे उनके पास हैं, देखिए अभी नवंबर के अंदर क्या सिचुएशन थी। नवंबर में इनके पास थे 1.6 अरब डॉलर, जबकि उनका हर साल कर्ज जाता है 7.3 अरब डॉलर।
जाहिर सी बात है आपके पास 1.5 रुपये है और आपको हर महीने 7.5 रुपये, मोटा मोटी आप समझ लीजिए, आपको हर महीने हर साल 7.5 रुपये देने हैं। तो इसी तरह 7.5 अरब पे चले जाइए, छोटे लेवल से बड़े लेवल पे सोचिए। जब आपके पास 1.5 लाख रुपए है या और आपको हर साल 7.5 लाख रुपए देने हैं, इस तरह से समझिए। तो यदि उनकी हालत ऐसी है कि जब नवंबर में उनके पास पैसे नहीं थे, अब आ गया नया साल, साल बदलने से तो कुछ नहीं बदलता ना, नया साल आ गया, तो नए साल में अभी जनवरी के अंदर उनको -43.7 करोड़ रुपये उनकी जो इकोनॉमी है वो पहुंच चुकी है। यानी कि जो विदेशी पैसा है वो उनके पास है ही नहीं, उल्टा उनको देने हैं 43.7 करोड़। ये डाटा है जो आपको बता रहा हूँ। फरवरी के अंदर यही 4.8 अरब डॉलर, 43 करोड़ से बढ़ के फरवरी में ये देनदारी हो जाएगी 4.8 अरब डॉलर। तो इसमें आप कोई बड़ा ऐसा मत समझिए कि ये लंबा चलने वाला है। श्रीलंका इसी साल में दिवालिया होने के उनके पूरे चांसेस हैं। अभी उनसे बचने के लिए हालांकि वो कुछ ना कुछ स्टेप उठा रहे हैं, जैसे ईरान से वो तेल लेते हैं। ईरान को बोला भाई तुम हमें तेल दे रहे हो, हम तुम्हें हर साल जो है 50 लाख डॉलर का चाय पत्ती दे देंगे, तो सामान के बदले सामान हो जाएगा, पैसे हमें देने नहीं पड़ेंगे। तो इस तरह की कुछ स्कीमें हैं जो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत के साथ भी संपर्क में है, 1-2 बांग्लादेश के साथ संपर्क में है, कुछ विदेशी मुद्रा हमें दे दो, देश चलाना है, ऐसा कुछ एक्सचेंज वगैरह करने की। लेकिन ये चीज़ें लंबे समय तक नहीं चलने वाली। तो कोई आश्चर्य नहीं होगा कि इस साल के अंत तक श्रीलंका कंगाली की कगार पे पहुंच जाए। और आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, फीडबैक दीजिए। अच्छा लगा है लाइक दीजिए, नहीं अच्छा लगा है तो बताइए क्यों नहीं अच्छा लगा है। मिलते हैं नई न्यूज़ नई रिव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।